समक्ष अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि अपन पढ़ रहे थे मध्यकालीन हिस्ट्री, तो मध्यकालीन हिस्ट्री को मैंने पूरा कंप्लीट कराया है। आपको एक थ्योरी पूरी आपको मतलब स्लाइड एक तरफ से मिल जाएंगी, पूरी पीडीएफ डली हुई है थ्योरी के रूप में। आज से अपन शुरू कर रहे हैं मध्यकालीन हिस्ट्री के क्वेश्चन अपन मध्यकालीन हिस्ट्री के भी पढ़ेंगे और आधुनिक हिस्ट्री की थ्योरी के साथ साथ आधुनिक हिस्ट्री के भी क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो मध्यकालीन हिस्ट्री को मैंने जितना भी थ्योरी के रूप में पढ़ाया है वो मैंने क्वेश्चन के रूप में आप सभी को अब स्टार्ट कर रही हूँ। स्टार्ट से लेकर जितने भी पार्ट्स अपन ने मध्यकालीन हिस्ट्री के पढ़े थे, 3 पार्टों में अरबों का, तुर्कों का जो आक्रमण ये चला, फिर उसके बाद अपन ने मुगल पढ़े और मुगल के बाद उत्तर मुगल काल को मराठा पेशवा चलते हुए पूरे मध्यकालीन हिस्ट्री को समाप्त किया है। उसी तरह से आपको स्लाइड बाय स्लाइड, चैप्टर बाय चैप्टर जिस तरह से थ्योरी पढ़ाई गई है उसी तरह से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो शुरू करते हैं मध्यकालीन हिस्ट्री। क्वेश्चन के साथ साथ भी आपको थ्योरी बताई जाएगी, पर फुल वीडियो उस पर ले हुए हैं, पूरी क्लास है आपको मिल जाएंगे। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म, मतलब ये पूछ रहा है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म हुआ था मक्का में। कहाँ पर हुआ था? मक्का। मुस्लिम धर्म के 2 तीर्थ स्थान माने जाते हैं, मक्का और मदीना। तो इनका जन्म मक्का में हुआ था, जो मुस्लिम धर्म के आगे चल के तीर्थ स्थान माने गए थे। और आगे चल के मतलब मुस्लिम धर्म मतलब 612 ईस्वी में ये मक्का छोड़कर मदीना गए, वहां पर इनको यूसर की प्राप्ति हुई और इनको मोहम्मद हजरत साहब को मुस्लिम धर्म का संस्थापक माना जाता है। मतलब बताया जाता है कि मुस्लिम धर्म की इन्होंने स्थापना करी और इस तरह से इन्होंने मुस्लिम धर्म को आगे बढ़ाया। इसके बाद इनके जो शिष्य थे उन्होंने मुस्लिम धर्म को मतलब प्रचार प्रसार किया और इस तरह से मुस्लिम धर्म की स्थापना की गई। और उनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में और 622 ईस्वी में ये मक्का छोड़कर मदीना चले गए। जो मुस्लिम धर्म के हज, जैसे मुस्लिम धर्म में कुछ व्यक्ति हज जाते हैं तो वो मक्का और मदीना में हज जाते हैं। तो ये 2 तीर्थ स्थान माने गए, जो यहाँ पर मक्का को इसलिए माना गया क्योंकि यहाँ पर इनका जन्म हुआ और मदीना को इसलिए माना गया क्योंकि मदीना में बताया जाता है कि इन्हें ईश्वर की ज्ञान की प्राप्ति हुई, मतलब ईश्वर की प्राप्ति हुई और इस तरह से इन्होंने मुस्लिम धर्म को आगे बढ़ाया। मक्का कहाँ पर है? जैसे मैंने आपको बताया था कि इनका जन्म मक्का में हुआ, तो मक्का उस टाइम कहाँ पर है? अभी इस टाइम मक्का कहाँ पर है? सऊदी अरब में। मतलब मक्का को अरब में माना जाता है, जिस तरह से अरब के व्यक्ति भारत आए और उन्होंने अपना मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार किया, मुस्लिम धर्म को बनाया, तो उसी तरह से अरब कहाँ पर है? सऊदी अरब में है। मक्का कहाँ पर है? सऊदी अरब में है। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? ये बता रहे हैं कि हिंद भारत मतलब हिंद भारत की जनता, मतलब हिंद भारत की जनता के संदर्भ, मतलब जो भारत की जनता थी इसका हिंद शब्द मतलब हिंद जनता, मतलब अपने जो हिंदू थे और अपन सब कहाँ के थे? भारत के थे। तो ये बता रहे हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द, भारत की जनता को हिंदू शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया था? तो ये अरब के व्यक्ति ने किया था, क्योंकि अरब के व्यक्ति प्रथम बार भारत आए थे और उन्होंने यहाँ पर हिंदू धर्म को जाना, क्योंकि हिंदू धर्म का प्रथम मतलब जो हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार है अपने भारत में उस टाइम था। और भारत को कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पे हिंदुओं की ज्यादा जनता थी और उनका ही भारत में मतलब प्रचार प्रसार था, उनका ही सर्वोच्च था। वहां पर कुछ व्यक्ति जो मुस्लिम आए, उसके बाद उन्होंने भारत पर आक्रमण किया, भारत को मतलब एक अलग धर्म से जोड़ा। तो वो व्यक्ति जो हिंद जनता मतलब हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग करने वाला अगर कोई व्यक्ति थे तो वो कौन थे? अरबों ने प्रयोग किया था। जैसे बताया जा रहा है ऋग्वेद में उल्लेखनीय भरत कबीले के नाम पर देश का नाम रखा, मतलब भरत कबीले मतलब ऋग्वेद में बताया गया है, ऋग्वेद में उसका उल्लेख किया गया है कि जो भरत कबीले थे, वैसे भी कहा जाता है कि भरत के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा था। एक व्यक्ति था भरत, बहुत विद्वान थे, उनके नाम पर भारत नाम रखा गया, हिंदुस्तान का पड़ा। परंपरा अनुसार मधुसूदन पुत्र भरत के नाम पर
हमारे देश का नाम भारत पड़ा। जैसे मैंने बताया जाता है कि भरत के नाम पर हमारा देश का नाम भारत पड़ा। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद के ज्येष्ठ पुत्र, मतलब कुछ विद्वानों ने अपना अपना तथ्य दिया, अपना अपना बताया कि उनके जो पुत्र थे, उनके ज्येष्ठ पुत्र के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। ईरानियों ने, सबने विद्वानों ने अपनी अलग अलग वेदों में अपनी अलग अलग मतलब वो दी, मतलब अपना अलग अलग तथ्य दिया, मतलब अपनी अलग अलग बात रखी। तो जो ईरानी थे, ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया। जो ईरान के जो व्यक्ति थे, उन्होंने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया, क्योंकि यहाँ पे हिंदुओं की जनता ज्यादा थी, हिंदुओं का सर्वोच्च था, तो उन्होंने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया। यूनानी जो आए, उन्होंने भी, यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। उनने इंग्लिश का एक शब्द निकाला और इन्हें, मतलब हिंदुस्तान को जो नाम दिया गया था भारत, तो भारत को उन्होंने इंडिया कहा। मतलब उन्होंने कहा कि भारत का मतलब है इंडिया, उन्हें इंडिया नाम से इसे जाना। भारत, हिंद जनता, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग अरबों द्वारा किया गया। मतलब हिंद भारत में और हिंदू जनता को संबोधित करने के लिए उन्होंने प्रथम बार हिंदू शब्द का प्रयोग किया। हर किसी ने अपनी अपनी एक परिभाषा और अपना अपना एक विचार दिया। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? मतलब बताया जा रहा है कि इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? अल्पतगीन, सुमुप्तगीन या महमूद गजनबी या मतलब जो कौन जो व्यक्ति था जो क्या कहते हैं गजनी राजवंश का संस्थापक था, तो गजनी राजवंश का संस्थापक अल्पतगीन को माना जाता है, क्योंकि गजनी वंश की स्थापना अल्पतगीन ने करी थी। अल्पतगीन, ये गजनी राजवंश का संस्थापक अल्पतगीन था। अल्पतगीन ने गजनी की स्थापना करी। अल्पतगीन गजनी से भारत आया और भारत में उसने गजनी वंश की स्थापना करी। इसे यामिनी, मतलब इसे जब गजनी वंश अपन पढ़ते हैं, गजनियों के बारे में पढ़ते हैं, तो उसे यामिनी वंश भी कहा जाता है, यामिनी के नाम से भी जाना जाता है। अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। जब उसने अपनी गजनी वंश की स्थापना करी तो उसने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। उस समय गजनी उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू शाही राजवंश का राज्य, जिसका विस्तार हिंदू कुशंक पर्वतमाला पर मिलता है। मतलब जहां पर उसने स्थापना करी तो उसका जो विस्तार है वो हिंद कुशक पर्वतमाला पर मिलता है। निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनबी से पराजित हुआ? मतलब ऐसा कौन चंदेल शासक था जो महमूद गजनबी से पराजित हुआ? तो इसमें बताया जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जो चंदेल शासक था वो महमूद गजनबी से पराजित हुआ। तो इसका आंसर है दंग, विद्याधर, जयशक्ति और डंग। जो क्या कहते हैं, जो किससे पराजित हुआ? चंदेल शासक महमूद गजनबी से पराजित हुआ। जब ये आया था तब महमूद गजनबी का शासक था। तो जो और वहां पर जो अपने यहाँ जो शासन चल रहा था वो चंदेलों का शासन चल रहा था। जब महमूद गजनबी भारत आया और उसने अपना शासन जमाया, तब एक चंदेल वंश के राजा बहुत फेमस थे, विद्याधर अपना शासन कर रहे थे। और उस टाइम विद्याधर का साथ युद्ध हुआ महमूद गजनबी का, तो उन्होंने महमूद गजनबी ने विद्याधर को पराजित नहीं किया। तो उस समय जो शासन चल रहा था वो कहीं ना कहीं विद्याधर का चल रहा था। गजनी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019 से 20 तक रहा। मतलब 1019 से 20 तक रहा में हुआ। उस समय का शासक विद्याधर था और उस समय जो शासन चल रहा था वो विद्याधर का चल रहा था। विद्याधर के बीच एक नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ। मतलब विद्याधर और क्या कहते हैं महमूद गजनबी का नदी के किनारे एक भीषण युद्ध हुआ, किंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। इस युद्ध में विद्याधर ने
राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए युद्ध स्थल पर उपयुक्त न होने के कारण रात्रि के समय में अपनी सेना को हटा लिया, मतलब अपनी सूझबूझ का परिचय दिया और इस युद्ध का कोई अलग मतलब कोई कुछ अलग से उपयुक्त ना हो, कोई व्यक्ति को हानि ना हो, तो अपनी सूझबूझ से इन्होंने क्या करा, अपनी सेना को वहां से हटा लिया। महमूद गजनबी भी लौट गया। जो महमूद गजनबी था, जब उसको नदी के किनारे कोई सेना ही नहीं मिली तो महमूद गजनबी भी वापस लौट गया। विद्याधर अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों को सफलतापूर्वक विरोध किया। मतलब विद्याधर एक अकेला ही शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक विरोध किया, अपनी सूझबूझ से ज्यादा विद्रोह और विवाद नहीं बनाया। मुस्लिम लेखकों ने उसे तत्कालीन भारत का सर्वशक्ति शासक बनाया, मतलब बताया, मतलब जो उस समय जो शासन चल रहा था और उस समय तत्कालीन मतलब उस समय की बात की जा रही है, उस समय सबसे शक्तिशाली शासक था विद्याधर, और विद्याधर का शासक उस टाइम शासन चल रहा था। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? मतलब महमूद गजनबी भारत आया, काफी टाइम तक शासन किया, गजनी वंश को मैंने डिटेल में पढ़ाया है, पूरी अच्छी तरह से समझ। तो कौन उसका जो कवि था, किसने उसके बारे में बताया है कि महमूद गजनबी भारत आया, उसने किस किस तरह से भारत को लूटा, किस किस तरह से उसने भारत पर अपना हमला किया, किन किन राज्यों को जीता, तो ये सभी चीजों का जो उल्लेख किया था वो कवि थे उत्वी। उत्वी ने बताया है कि जो महमूद गजनबी के बारे में उन्होंने एक किताब लिखी, उसमें लिखा यामिनी बताया जाता है, उत्वी ये यामिनी महमूद मतलब उत्वी ने लिखी थी ये किताब। तो देखो, महमूद गजनबी शिक्षित एवं सुसमृद्ध था, मतलब वो शिक्षित था, वह एक सुसमृद्ध था, वह विद्वान और कलाकारों का सम्मान करता था, वह विद्वान और कलाकारों का सम्मान करता था, इसलिए अपने दरबार में कई कलाकारों को और कई विद्वानों को वो रखता था। उन्होंने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया, मतलब उसने क्या करा, अपने समय के जितने भी उसके समय के महान विद्वान थे उनको उसने गजनी में एकत्रित किया। उसी का दरबारी इतिहासकार उत्वी था, मतलब उसका एक दरबारी इतिहासकार कवि था, वो था उत्वी। उत्वी ने उसकी जीवन रचना लिखी और उसके बारे में बताया, जीवन रचना लिखी और उसके बारे में बताया कि महमूद गजनबी किस तरह का व्यक्ति था, किस तरह से उसने सभी जगह पर हमला किया और सभी जगह पे अपना शासन किया, ये बताने वाला एक कवि था उत्वी। उसने किताब ए उल यामनी लिखी, मतलब उसने एक रचना करी जिसका नाम था किताब ए उल यामनी और तारीख ये यामनी। यह दो प्रसिद्ध ग्रंथ माने जाते हैं गजनी राजवंश के, मतलब गजनियों के टाइम पर ये प्रसिद्ध ग्रंथ थे जो उसके जीवन रचना के बारे में लिखा गया था। लिखने वाला व्यक्ति था उत्वी, मतलब उत्वी कवि ने उसके दरबार में रहते थे तो उन्होंने उसके बारे में लिखा था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? ऐसा कौन सा प्रथम मुस्लिम व्यक्ति था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था, मतलब जिसने सभी पुराणों को पढ़ा, उनको उनका अपनी भाषा में अनुवाद किया, उनको समझा, क्योंकि पुराण किसी भी देश में शासन करने के लिए वहाँ के पुराण जो हैं, वहाँ की जो चीजें हैं उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो था अलबरूनी। अलबरूनी एक कवि भी था और अलबरूनी के बारे में बताया जाता है कि ये बहुत बड़ा क्या कहते हैं इतिहासकार रहा। जब भारत में आया, मतलब जो जगह को मतलब जगह पर भ्रमण कर रहा था, हर जगह के बारे में जान रहा था, तो ये बहुत बड़ा यात्री था अलबरूनी जो उस टाइम भारत आया था। एक भारत में आने वाला यात्री माना जाता है अलबरूनी, और इसने अपनी कई कई रचनाएं की हैं, मतलब कई किताबें लिखी हैं जिसमें विस्तार तरीके से इसने वर्णन किया है। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम व्यक्ति था, वो था अलबरूनी। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता? ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता? तो उस समय मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच उस समय भीषण युद्ध चल रहा था। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज को लेकर एक अलग ही विवाद चल रहा था। कई जयचंद को भी इसमें माना जाता है कि जयचंद ने भी शामिल मोहम्मद गोरी का साथ दिया और आगे चल के मोहम्मद गोरी ने ही जयचंद को पराजित कर दिया। एक
काफी भीषण तरह से हार हुई। तो उस समय जो जो व्यक्ति था, वो व्यक्ति था मोहम्मद गोरी। तो जो बताया जा रहा है कि मध्य एशिया में के किस शासक ने उत्तर भारत को जीता, तो मध्य एशिया में उत्तर भारत को जीतने वाला व्यक्ति था मोहम्मद गोरी। एशिया का शासक सिहाउद्दीन मोहम्मद गोरी ने 1992 में उत्तर भारत को जीता। मतलब एशिया का शासक था और उसने 1992 में उत्तर भारत को जीता। उस समय शासन जयचंद, पृथ्वीराज और भीम द्वितीय का चल रहा था और काफी लंबे टाइम तक ये रहा और काफी राजाओं से इसका युद्ध हुआ और काफी युद्ध में पराजित हुआ और कुछ युद्ध में इसकी विजय भी हुई। जैसे पृथ्वीराज चौहान के साथ इसकी एक अच्छी खासी विजय बताई जाती है। बंदी बनाकर उनको गोरी ले गया और वहां पर उनकी हत्या कर दी गई। मैंने पृथ्वीराज में मोहम्मद गोरी जब पढ़ाया है तो पूरा पृथ्वीराज के बारे में, मोहम्मद गोरी के बारे में पूरी थ्योरी पढ़ाई है। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? जब ये भारत आया था, जब इसने आक्रमण करा, जब इसने गौर वंश की स्थापना करी और जब उस टाइम पृथ्वीराज चौहान तक, तो ये जयचंद तक तो ये बाद में पहुंचा। तो पहले जो शासक चल रहा था वो था भीमद्वितीय का। भीमदेव का शासन चल रहा था और इसने भीमदेव को सबसे पहले पराजित किया था। इसके बाद युद्ध चलता रहा कहीं ना कहीं सस्ता को लेकर, और फिर उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को इसने निशाना बनाया। तो राजपूतों का जो एकजुट था उसको तोड़ने के लिए इसने पृथ्वीराज को पराजित किया और पृथ्वीराज को पराजित करते हुए इसने आगे अपने सस्ता को स्थापित किया। आगे चल के जयचंद को भी ये मार देता है। 1194 के चंदावर, 1194 में एक युद्ध हुआ चंदावर। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? चंदावर का जब युद्ध हुआ तो उस समय शासन था जयचंद का। पृथ्वीराज का उस समय शासन खत्म हो चुका था क्योंकि इसने पृथ्वीराज की हत्या कर दी थी। और उसके बाद जयचंद से इसने समझौता किया था कि अगर पृथ्वीराज को मारने में मेरा साथ दोगे तो मैं कहीं ना कहीं ये जीता हुआ राज्य तुम्हें दे दूंगा। पर ये अपनी बात से पलट गया और उसने क्या करा, जयचंद को हराया था। जयचंद से जब युद्ध हुआ तो जयचंद को हरा दिया और उसने उनकी हत्या कर दी। समक्ष एकेडमी की जो ये फर्स्ट स्लाइड थी, मैंने जो आपको ये जो थ्योरी मतलब ये जो क्वेश्चन किए गए थे, जो अरब आक्रमण के बारे में, अरब जिस तरह भारत आए उस तरह से आक्रमण किया, तो मैंने ये पूरे थ्योरी में पढ़ाया है। उसके आपके क्वेश्चन करा दिए गए हैं। धीरे धीरे आपको जितने भी चैप्टर हैं मध्यकालीन हिस्ट्री के सभी के आपको क्वेश्चन मिलेंगे और थ्योरी में आपको दूंगी। समक्ष एकेडमी में आप बने रहिए, आपको पूरा मध्यकालीन हिस्ट्री क्वेश्चन भी MCQs के थ्रू भी कंप्लीट कराई जाएगी।